सो वेलकम टू चैप्टर नंबर 6 ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट कैसे होगा, ठीक है, और ऑडिट के क्या क्या पहलू रहेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है। ये चैप्टर का एग्जाम में वेटेज बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने एक पेज में समराइज किया है। जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं, उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 60-70% इसमें कवरेज है। ठीक है, फिर भी हम स्टडी मटेरियल देखने वाले हैं, तो लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स अवर चैप्टर। सो चार्ट आपके सामने होगा। इसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास जो सबसे फर्स्ट बॉक्स है वो ये है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? गिवन बिलो आर सम सिचुएशंस इन विच आईटी विल बी रेलेवेंट टू ऑडिट। ऐसे कुछ सिचुएशन बताइए जहां पे आईटी मतलब क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब क्या? आपके जो कंप्यूटर है, पीसी है, सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है, जो भी आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि आपके बायोमेट्रिक डिवाइस हो गया, जो हम लोग कोई भी प्रीमाइसेस में एंटर करते हो तो आजकल होता है ना अटेंडेंस के लिए आपका अंगूठा लगा और अंदर जाओ, उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस। ठीक है, ये सब आपके आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट के लिए कैसे रेलेवेंट है? पुराने समय में ऑडिट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेलेवेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज 1980 1970s में कंप्यूटर का इतना यूज नहीं होता था। आपको पता होगा तो बही खाते में हम लोग अकाउंटिंग हाथ से लिखते थे, लेकिन आजकल हाथ से कोई अकाउंटिंग होता ही नहीं है। सब कुछ टैली में होता है, एसएपी में होता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग होती है। तो आईटी ऑडिट के लिए रेलेवेंट कैसे है वो हमको जानना है। ठीक है, नाउ उसमें फर्स्ट क्या है? इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन बिजनेस। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया बिजनेसेस के अंदर, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, एक चाय का ठेला से लेके तो बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट, ठीक है, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री, सब बिजनेस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स का यूज होता है। सिस्टम मतलब पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप और तरह तरह के मशीन्स। ठीक है, तो इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके कारण समय से जैसा जैसा इनका इंक्रीज हो गया, इनके यूज का इंक्रीज हुआ है, वैसे ही वो ऑडिट के लिए रेलेवेंट होते गए। सेकेंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस इतने कॉम्प्लेक्स हो गए ना, इतनी सारी अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई, इतने सारे डेटा एंट्रीज हो गई कि उनको मैन्युअली चेक करना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए सॉफ्टवेयर का यूज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस के कारण आईटी जो है वो ऑडिट के लिए रेलेवेंट हो जाता है। उसके बाद में आता है हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस। अभी बहुत सारे, अभी आप टीसीएस की बात करोगे, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करोगे, उनमें तो टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी इज देयर एसेट। तो हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, लाइक टेलीकॉम हो गया, ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ये सब टेक्नोलॉजी के ऊपर है, इनका कोई टेक्नोलॉजी के बिना इनका अस्तित्व भी नहीं है। अमेजॉन की कोई दुकान देखी है? नहीं। वेबसाइट के भरोसे दुकान से ज्यादा पैसा कमा रहा है, बिग बाजार से भी ज्यादा पैसा कमा रहा है। करेक्ट ना? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस आर हाई। आजकल ट्रांजेक्शन कितना हाई हो गया? अभी आप यूपीआई देखो, जो आप गूगल पे, फोन पे यूज करते हो, हर चीज के लिए 5 रुपए पे करना हम लोग गूगल पे यूज करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन सडनली बहुत इंक्रीज हो गया है। कंपनी पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसीज, बहुत सारी कंपनी की पॉलिसीज है कि जितना हो सके हमको कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट होना है, जितना हो सके हमको आईटी के ऊपर शिफ्ट होना है। ठीक है, उसके बाद में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कंपनीज एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, आज सब जितनी भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है सब में आईटी ऑडिट इंपॉर्टेंट। उसको बोलते हैं सिस्टम ऑडिट। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑडिट। कंपनीज एक्ट ने भी सिस्टम ऑडिट मैंडेटरी कर रखा है कि आपको कंपनी के पूरे सिस्टम्स चेक करने हैं कि जो कंपनी के सॉफ्टवेयर है, डेटा फ्लो है, वो सब बराबर है या नहीं है। उसके बाद में रिक्वायर्ड बाय इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंडियन स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करी जाए तो आईटी ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद में इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट की एफिशिएंसी और ऑडिट का इफेक्टिवनेस वो इंक्रीज कर देता है। कौन? आईटी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके लिए आईटी विल बी रेलेवेंट टू एन ऑडिट। फटाक से रिवाइज कर लेंगे। इंक्रीज इन द यूज ऑफ सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस, company policy, volume of transaction is very high, required by Indian and international standard, regulatory requirements and increase in efficiency and effectiveness of audit. Audit का efficiency और effectiveness increase हो जाता है IT के यूज करने से। ठीक है, तो इसके कारण IT के लिए रेलेवेंट, ऑडिट के लिए IT रेलेवेंट है। चलो अगला क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। रिस्क एंड कंट्रोल्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में रिस्क और कंट्रोल्स क्या क्या रहेंगे? ठीक है, इसके अंदर हमको बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन जो मिले थे। पहला क्वेश्चन ये था
अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अभी आप किसी भी कंपनी का ऑडिट करने गए, से मान लीजिए आप एसबीआई बैंक का ऑडिट करने गए, जब आप एसबीआई बैंक में जा रहे हो तो आपको एसबीआई बैंक में जो भी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, जो भी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, उन सबका जानकारी आपको होना जरूरी है, नहीं तो आप ऑडिट कैसे करोगे, राइट। उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। जो उस कंपनी का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना और उसको डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। गिवन बिलो आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट एन ऑडिटर शुड कंसिडर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। कंपनी की ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की जानकारी लेते वक्त क्या क्या ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए, वो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स जो कंसिडर करना चाहिए कंपनी की ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की जानकारी लेते वक्त, ठीक है, करेक्ट है। तो अब मान लीजिए आप एसबीआई बैंक में गए और आपको एसबीआई बैंक के ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन लेना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है, तो आप क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखोगे। तो इसके ऊपर एक केस लॉ के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बने भी हैं और आगे बन भी सकते हैं। पहला क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज्ड। कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हो, सी अकाउंटिंग के लिए टैली यूज कर रहे हो या एसएपी यूज कर रहे हो, ठीक है। कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम आप यूज कर रहे हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या, एक ऐसा सिस्टम जो आपको इंफॉर्मेशन डिराइव करके दे रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोमेट्रिक डिवाइस की बात करूं, बायोमेट्रिक डिवाइस आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितने लोग कितने बजे अंदर आए और कितने बजे बाहर गए, राइट। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, because that particular device is processing the information, that particular system is processing the information and giving you the information, ठीक है। तो which information system is being used, ठीक है। उसके बाद में उसका पर्पस क्या है, their purpose, उसका पर्पस क्या है, लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम्स, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है ये। उसके बाद में आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्चर मतलब क्या कि कौन सा लैपटॉप कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, आपस में डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा है। उसके बाद में वर्जन, हम लोग देखते हैं ना एंड्रॉइड का सो एंड सो वर्जन, आईफोन का भी हम लोग वर्जन देखते हैं, वैसे ही कौन से वर्जन का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, टैली में भी वर्जन आते हैं ना, कौन से वर्जन का टैली यूज कर रहे हैं। उसके बाद में इंटरफेसेस विद इन द सिस्टम, आपस में जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो कंपनी के जो मेन डेस्कटॉप है, जो कंपनी का मेन बंदा है, ठीक है, उस तक वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है। तो इंटरफेस मतलब आपस में वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, तो इंटरफेसेस विद इन द सिस्टम्स, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना अगर कोई बैंक में जाएंगे तो परचेज अपना ये लोन डिपार्टमेंट अलग है, डिपॉजिट डिपार्टमेंट अलग है, सेविंग्स बैंक अकाउंट का डिपार्टमेंट अलग है, कैश डिपॉजिट करने का डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरफेस तो होना चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से उसने कैश विड्रॉ कर लिया लेकिन उसके बैंक में अगर उतना पैसा है ही नहीं तो वो कैश विड्रॉ कैसे करेगा, करेक्ट ना। तो ये इंटरफेस जरूरी है। तो इंटरफेसेस विद इन द सिस्टम, इन हाउस वर्सेज पैकेज, ये सॉफ्टवेयर जो इन हाउस है या आपने कोई पैकेज सॉफ्टवेयर बनाया खरीदा है। तो अगर आपको कोई भी कंपनी की इंफॉर्मेशन सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करोगे, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हो, कहाँ पे लोकेटेड है, आर्किटेक्चर कैसा है, आपस में इंटरफेस कैसा है, ठीक है, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, इन हाउस है या पैकेज्ड है, ठीक है। उसके बाद में आता है हैविंग ऑब्टेन्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आईटी सिस्टम एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब ऊपर जैसे मैंने बताया उस तरीके से आपने अंडरस्टैंडिंग तो ऑब्टेन कर ली है, आपके पास में अंडरस्टैंडिंग तो पूरी आ गई है आईटी सिस्टम्स की और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की, ठीक है। द ऑडिटर शुड नाउ अंडरस्टैंड द रिस्क दैट अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम के यूज करने से क्या रिस्क अराइज होता है वो ऑडिटर को अब समझना जरूरी है, ठीक है। क्या रिस्क होता है, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और बोथ। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के यूज करने से क्या क्या रिस्क है वो ऑडिटर को समझना जरूरी है, क्योंकि वो रिस्क उसको पता रहेंगे तो ही तो वो फ्रॉड या एरर डिटेक्ट कर पाएगा, राइट। तो क्या क्या रिस्क है ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है। तो क्या क्या है, पहला है इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। किसी ने भी अगर छेड़छाड़ कर दी सॉफ्टवेयर के अंदर तो डेबिट का क्रेडिट मारेगा, क्रेडिट का डेबिट मारेगा, राइट। तो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा या प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा तो क्या है कि डेबिट का क्रेडिट कर रहा है, क्रेडिट का डेबिट कर रहा है। प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा का मतलब क्या है कि गलत इनवॉइस दे दिया, और मशीन तो मशीन है, उसको कोई दिमाग थोड़ी है, उसको कोई इमोशन थोड़ी है, उसको तो जो इनपुट दोगे वो एंट्री अपने आप पास कर देगा। तो आपने अगर गलत इनवॉइस दे दिया तो वो एंट्री भी गलत ही पास करेगा, तो वो इनएक्यूरेट डेटा को प्रोसेस करेगा या फिर डेटा को इनएक्यूरेटली प्रोसेस करेगा, ठीक है। दोनों ही चीज इसमें कवर है, करेक्ट है। उसके बाद में अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा।
अगर कोई मान लो निचले क्रम का जो एम्प्लॉय है, जो स्मॉल लेवल पे एम्प्लॉय है, अगर उसको उसने किसी का हम लोग पिक्चरों में देखते हैं ना, किसी का पासवर्ड चुरा के डेटा निकाल लेना, उसको बोलते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्ट डेटा चेंजेस। डायरेक्ट डेटा चेंजेस मतलब क्या कि बैकएंड पे जो आदमी है, बैकएंड पे जो आईटी के बंदे हैं, बैकएंड पे जो आईटी के एम्प्लॉयज हैं, वो अपने एंड से एंट्रीज चेंज कर दे रहे हैं जानबूझ के, ठीक है। सीए को पता ही नहीं है, अपने एंड से एंट्री चेंज कर दे। तो डायरेक्ट डेटा चेंजेस, डायरेक्ट डेटा चेंजेस हो गया तो इतने बड़े डेटा के अंदर पता कैसे चलेगा कि कोई एंट्री चेंज हुई है, ठीक है। उसके बाद में आता है एक्सेसिव एक्सेस ऑब्लिक प्रिविलेज्ड एक्सेस, ठीक है। किसी एक बंदे को पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक्सेस दे देना, सही बात है क्या? वो तो कुछ भी कर सकता है, अपने मन मुताबिक चीजें कर सकता है। तो एक्सेसिव एक्सेस अगर है तो वो भी एक रिस्क है। उसके बाद में लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेम पॉइंट है कि एक ही बंदा सारा काम कर रहा है, तो उसके बाद से पूरा अथॉरिटी है कि बीच में कोई फ्रॉड करके चीजें छुपा ले। तो लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। उसके बाद में अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम। सिस्टम को अनऑथोराइज्ड चेंजेस कर दिए, बिना किसी से पूछे अपने मन से ही कोई ना कोई कोडिंग चेंज कर दी, ठीक है। उसके बाद में फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम्स। जो भी सिस्टम्स को, अभी कोई मान ले सिस्टम के अंदर बग है, ठीक है, बग मतलब क्या, कोई डिफेक्ट है, कुछ ऐसा वायरस आ गया, तो उसको आपको एंटीवायरस लगा के निकालना चाहिए, लेकिन आपने वो नहीं निकाला, यू हैव फेल्ड टू मेक नेसेसरी चेंजेस, तो क्या होगा, पूरा डेटा क्रैश हो सकता है। और उसके बाद में लॉस ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा लॉस हो गया तो उसका बैकअप ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर डेटा लॉस हो गया सब कुछ खत्म, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या रिस्क है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएट, क्या क्या रिस्क है? पहला है इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा या प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, ठीक है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, ठीक है। डायरेक्ट डेटा चेंजेस, एक्सेसिव एक्सेस, अनऑथोराइज्ड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम्स, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस एंड लॉस ऑफ डेटा। तो आप देखेंगे 3 पॉइंट तो आपस में मिले जुले हैं, ठीक है। अनऑथोराइज्ड चेंजेस एंड फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, ये पॉइंट भी आपस में मिला जुला है, और लॉस ऑफ डेटा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। बहुत सिंपल है लर्न करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग हैं डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। काय के ऊपर है? डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। डेटा एनालिटिक्स मतलब क्या होता है कि आज आपके पास में बहुत सारा डेटा है ना। जैसे मैंने कहा कि आपके पास में आप गूगल पे, फोन पे है, फटाक से 5 रुपीज़ का आप पेमेंट कर दीजिए, और 5 रुपये की जगह 500 रुपीज़ का पेमेंट कर दीजिए, 5 लाख रुपीज़ का पेमेंट कर दीजिए। तो डेटा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो डेटा सही है या नहीं है, वो डेटा के ऊपर रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो डेटा के भरोसे हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सकते या नहीं बना सकते। जैसे कि अगर अकाउंटिंग पैरेलल से बात करी जाए तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज होता है अकाउंटिंग करने के लिए। जैसे मैंने कहा मैनुअल अकाउंटिंग नहीं होती है। बड़ी बड़ी कंपनी में जैसी सेल हुआ, आप पेंटेलून्स में जाओ, कहीं भी जाओ, जैसी सेल हुआ बैकएंड पे उसका एंट्री पास हो जाता है। तो ये जो एंट्रीज है ये कोई मैनुअल आदमी पास नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए अगर सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉ हो या डेटा के अंदर कोई फ्लॉ हो तो पूरा की पूरा अकाउंटिंग एंट्री गलत, जीरो। इसी के लिए डेटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा को एनालाइज करो कि वो डेटा सही है या नहीं है, सही तरीके से प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि आप ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे बच सको। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। डेटा एनालिटिक्स मतलब क्या? एक ऐसा फंक्शन करना जिससे आपको डेटा का जानकारी पता चल जाए कि डेटा सही है या नहीं है। तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा को एनालाइज करना मतलब डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के टेस्टिंग के लिए उसको यूज करा जा सकता है। एंड डेटा रिसाइडिंग इन आईटी सिस्टम्स, आईटी सिस्टम्स के अंदर जो डेटा पड़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स से जो डेटा प्रोड्यूस होता है, इन सबका टेस्टिंग आप डेटा एनालिटिक्स के थ्रू कर सकते हो। तो उसको करने के स्टेप्स क्या क्या है, वो बताइए। तो फर्स्ट क्या है? चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड इन आइदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंसिव ऑडिट टेस्ट। बोल रहे ये देखो कि आपका डेटा कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। जो आपका जो सिस्टम जो भी डेटा थ्रो कर रहा है वो डेटा सही है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। तो चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, जितना भी मैंने सेल किया वो सबका अकाउंटिंग एंट्री हो या नहीं हुआ, ठीक है। ये इसको चेक करना मतलब बोलते हैं कंप्लीटनेस ऑफ डेटा को चेक करना। तो चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड इन आइदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंसिव ऑडिट टेस्ट।
आपको पता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का सब्सटेंशियल ऑडिट टेस्ट क्या होते हैं। ये करते समय जो पॉपुलेशन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको भी आपको चेक करना है कि वो पॉपुलेशन सही है, या मान लीजिए वो पॉपुलेशन ही गलत है तो उसके ऊपर होने वाले जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो सब्सटेंशियल ऑडिट टेस्ट है वो भी गलत रहेंगे। तो आपको पहले क्या चेक करना है, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। उसके बाद में आता है सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स। जो आपने ऑडिट सैंपल्स निकाले हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 7 में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑडिट सैंपलिंग में, जो हमने सैंपल्स निकाले हैं रैंडम सैंपलिंग के थ्रू या सिस्टमैटिक सैंपलिंग के थ्रू, वो सैंपल बराबर है या नहीं है, उनका सिलेक्शन चेक करो। उसके बाद में रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस। जो भी बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, आपके बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिख रहा है, उनको रिकम्प्यूट करो। कि मान लीजिए आपको बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है लोन्स 1 लाख रुपए, तो वो देखो कि वो लोन 1 लाख रुपए आया कहां से, उसको पूरा रिकम्प्यूट करो कि वो बराबर है या नहीं है। डेप्रिसिएशन दिख रहा है आपको, डेप्रिसिएशन दिख रहा है 50,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो वो डेप्रिसिएशन बराबर है या नहीं है उसको खुद से एक बार रिकम्प्यूट करो, ताकि आपको ये आश्वासन मिल जाए, आपको ये कॉन्फिडेंस मिल जाए दैट द डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द डेप्रिसिएशन एज पर आवर मैनुअल कैलकुलेशन आर मैचिंग विद ईच अदर। ठीक है, उसके बाद में आता है री परफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया, ऐसे जितने भी कैलकुलेशंस हैं उनको री परफॉर्म करो। ठीक है, री परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। उसके बाद में फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई फ्रॉड आपको पता चलता है तो उसको टोटली इन्वेस्टिगेट करो, ये देखने के लिए कि क्या उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डेटा रिसाइडिंग इन आईटी सिस्टम का कोई हाथ है। ठीक है, क्या डेटा के कारण फ्रॉड हुआ है। ठीक है, और लास्ट है इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज। जो भी इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज है उनका आईटी सिस्टम के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, उसको भी इवेल्युएट करो, ताकि आपको मालूम पड़े कि डेटा जो निकलने वाला है वो सही है या नहीं है। तो अगर एग्जाम में आया कि डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डेटा रिसाइडिंग इन आईटी सिस्टम, स्टेट द स्टेप्स टू परफॉर्म द डेटा एनालिटिक्स। क्या स्टेप्स है, तो पहला क्या है, चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। दूसरा क्या है, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स। ठीक है, तीसरा क्या है, रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, री परफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, इवेल्युएटिंग इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज। ठीक है, चलो यस, सो नाउ वी आर एट जनरल आईटी कंट्रोल्स। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट सेकेंड पार्ट है जो कि इस चैप्टर में क्वेश्चनेबल है। जनरल आईटी कंट्रोल्स मतलब क्या होता है कि आईटी कंट्रोल्स जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, राइट, ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कोई हार्म ना हो, कोई उसका अनऑथराइज्ड चेंज ना हो। ठीक है, कोई फ्रॉड या एरर ना कर पाए, इसके लिए आईटी के ऊपर कंट्रोल्स लगाना जरूरी है। तो जनरली हर कंपनी में क्या जनरल आईटी कंट्रोल्स जो होते हैं, जो आपको हर कंपनी में मिलेंगे, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे कोई भी हो, तो वो जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या है वो ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आ सकता है। तो 4 तरीके की जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं। पहला होता है डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। क्या होता है, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। दूसरा होता है प्रोग्राम चेंज। तीसरा होता है एक्सेस सिक्योरिटी, और चौथा होता है एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ये 4 तरह की जनरल आईटी कंट्रोल्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी सबसे फर्स्ट तरीके का जो आईटी कंट्रोल है वो है डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन क्या है ये, अब मैं आपको इस पे जूम करके इस पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इस ये जो कंट्रोल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। टू एंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम्स आर प्रोसेस्ड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स है, सर प्रोडक्शन सिस्टम मतलब क्या, इमेजिन करिए पार्ले जी का फैक्ट्री। पार्ले जी की फैक्ट्री में क्या होता है, पहले मिल्क पाउडर आएगा, मिल्क पाउडर को एक सॉल्यूशन में डालेंगे वो लोग, उससे वो मिल्क पाउडर को पूरा स्टीर करेंगे, उसमें फिर शुगर डालेंगे, एसेंस डालेंगे, है ना, और जो दूसरे उसमें पदार्थ डालते हैं वो डालेंगे। ठीक है, फिर उसको मोल्डिंग मशीन में डाल के उसको पार्ले जी की बिस्किट के शेप में लाएंगे, है ना, और ये सब होगा। तो प्रोडक्शन सिस्टम मतलब क्या होता है कि आपकी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए, आपकी कंपनी में प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी सिस्टम्स यूज होते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्शन सिस्टम। अब ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है, इनका भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बहुत बड़ा हाथ है। कैसे, जैसे मैंने कि कहा था कि सेल, जैसी सेल पंच हो गया, बैक एंड में उसका अकाउंटिंग एंट्री प्रोसेस हो जाता है, वैसे ही प्रोडक्शन सिस्टम जो होते हैं ना, ठीक है, अब प्रोडक्शन सिस्टम जो है ये एक बहुत वाइड टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम आ जाते हैं। जो प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, ये प्रोडक्शन सिस्टम जो है ये अगर सही तरीके से काम करेंगे तो ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव मीट होगा।
अदरवाइज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही तरीके से हो ही नहीं सकती। इसके लिए डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन का जो आईटी कंट्रोल है वो इसके लिए आया है टू एंश्योर दैट द प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस्ड टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो प्रोडक्शन सिस्टम को इस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये इस कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या एक्टिविटीज है, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन वाले जनरल आईटी कंट्रोल में क्या क्या एक्टिविटीज है। तो पहला है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज है उसका ओवरऑल मैनेजमेंट इस आईटी कंट्रोल में हम लोग देखते हैं। ओवरऑल मैनेजमेंट, ठीक है, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज। उसके बाद में आता है बैच जॉब्स, मतलब प्रिपेयरिंग, शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। बैच जॉब्स मतलब क्या कि अगर मान लीजिए पार्ले जी है, ठीक है, तो एक बैच के अंदर 100 पार्ले जी की बिस्किट बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा जो भी जितनी भी बैच प्रोसेसिंग हो रही है, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, उनको बैच जॉब्स बोलते हैं। तो बैच जॉब्स देखना कि सही तरीके से बैच का प्रोसेसिंग हो रहा है, सही तरीके से बैच का पूरा डेटा फीडिंग कंप्यूटर में हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इस कंट्रोल का एक एक्टिविटी है। उसके बाद में आता है बैकअप्स। जो भी डेटा प्रोडक्शन सिस्टम में तैयार हुआ, जैसे कि भी आज कितनी पार्ले जी बनी, ये भी एक डेटा है। वो पार्ले जी के लिए कौन से एम्प्लॉय शिफ्ट पे काम कर रहे थे, ये भी एक डेटा है। ऐसा जितना भी डेटा है उसका रेगुलरली बैकअप लेना जरूरी है, नहीं तो सिस्टम क्रैश हो गया तो सारा डेटा भी साथ में क्रैश हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं बैकअप। क्या बोलते हैं? बैकअप मॉनिटरिंग, स्टोरेज एंड रिटेंशन। ठीक है, बैकअप जो है उनको मॉनिटर करना, उनको स्टोर करना और उनको रिटेंशन करके रखना। उसके बाद में है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ठीक है, परफॉर्मेंस चेक करना कि जो आपके आईटी सिस्टम्स है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद में आता है रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स। अगर इन केस सिस्टम क्रैश होता है तो डेटा का रिकवरी कैसे होगा। उसके बाद में आता है हेल्प डेस्क फंक्शन, रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। जो होता है ना हेल्प डेस्क की भी, कोई अगर मान लो कि कोई किसी को कोई डेटा चाहिए कि ये वाला पार्ले जी का बिस्किट कौन से स्टेज पे है, ये वाला पार्ले जी का बैच अभी तक कितना बन गया है, वर्किंग प्रोग्रेस है कि पूरा फाइनल बिस्किट बन चुका है, ये जितनी भी स्मॉल डाउट्स है, स्मॉल चीजें, उसको बोलते हैं हेल्प डेस्क फंक्शन। उसके बाद में आता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें ना कंपनी में आउटसोर्स होती है। तो मान लीजिए अगर डेटा प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम अगर आउटसोर्स कर रखा है, मान लीजिए कोई कैपजेमिनी या विप्रो ऐसी कंपनी को लगा रखा है पार्ले जी ने, तो उसको बोलते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। तो ये चेक करना कि वो बराबर जो एग्रीमेंट में डिसाइडेड था वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो जनरल आईटी कंट्रोल का जो पहला पार्ट था वो था डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एंश्योर दैट द प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस्ड टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए उस तरीके से काम कर रहा है प्रोडक्शन सिस्टम। और इसमें एक्टिविटीज क्या क्या थी, अभी इसको फटाफट आपको याद करना पड़ेगा। इसका आप अपने पास में इसको कहीं शॉर्ट में इसका कोई मिनोमिक्स अपने हिसाब से बना लो और इसको ऐसे लर्न करना पड़ेगा। पहला है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। पहला है ओवरऑल लेवल पे देखो कि कंप्यूटर ऑपरेशन का बराबर मैनेजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। फिर आता है बैच जॉब्स। उसके बाद में आता है बैकअप्स। ठीक है, उसके बाद में एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट हमने पढ़ा था। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था। उसके बाद में रिकवरी का एक पढ़ा था, रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स। उसके बाद में पढ़ा था परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सही तरीके से हो रहा है। और लास्ट पढ़ा था हेल्प डेस्क फंक्शन। ठीक है, लास्ट बार बोल रहा हूँ क्या क्या एक्टिविटीज है। ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, बैकअप्स, रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स, ये दोनों रिलेटेड पॉइंट है। उसके बाद में हेल्प डेस्क फंक्शन, उसके बाद में सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन, ये भी रिलेटेड पॉइंट है। उसके बाद में बैच जॉब्स, ये एक सेपरेट पॉइंट है। ऐसे अगर आप क्लस्टर बना के लर्न करोगे तो पॉइंट जल्दी लर्न होगा। तो ये पहला आपका वो था जन आईटी कंट्रोल। सेकेंड आईटी कंट्रोल क्या है? प्रोग्राम चेंज। क्या है? प्रोग्राम चेंज। प्रोग्राम चेंज मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम आप यूज कर रहे हो, अगर मान लीजिए उसमें कोई चेंज आपने किया, से अभी तक आप आईफोन यूज करते थे, आईफोन से आप एंड्रॉइड पे आए, तो ये भी एक प्रोग्राम चेंज है। आपने अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको चेंज किया है, उसको कहते हैं प्रोग्राम चेंज। तो प्रोग्राम चेंज का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम्स कंटिन्यू टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए पार्ले जी की फैक्ट्री में अभी तक मान लीजिए कोई एक सॉफ्टवेयर यूज होता था जिसका नाम था ABC, और मान लीजिए उन्होंने सॉफ्टवेयर चेंज किया और नया सॉफ्टवेयर लगाया XYZ। तो अगर हम कुछ सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हैं तो हमको ये देखना जरूरी है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। जो पुराना सॉफ्टवेयर काम कर रहा था एटलीस्ट उतना उस तरीके से काम कर रहा है, तो मालूम पड़ा कि ये तो कुछ और ही डेटा प्रोसेसिंग कर रहा है, ये डेबिट का क्रेडिट कर रहा है, क्रेडिट का डेबिट कर रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रोग्राम चेंज मतलब जब भी आप प्रोग्राम को कोई चेंज करते हो, जब भी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेंज करते हो, तो वो जो मॉडिफाइड सिस्टम है दे कंटिन्यू टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर एक्टिविटी क्या है?
चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। सिंपल है, इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो सब चेंज से रिलेटेड होंगी कि भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हो। तो पहला है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस कि भाई आपकी कंपनी में कौन सा एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है ये चेंज करने के लिए, ये सिस्टम को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे लेने के लिए। तो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस पहला एक्टिविटी है। दूसरा है चेंज रिक्वेस्ट कि भाई आपको ये सॉफ्टवेयर से ये सॉफ्टवेयर पे चेंज करना है, इसका रिक्वेस्ट कौन कर सकता है। तीसरा है मेकिंग चेंजेस, ठीक है, एक्चुअली चेंजेस जो होंगे वो कौन करेगा। उसके बाद में आता है टेस्ट चेंजेस, चेंजेस पूरे हो गए, जो नया सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। टेस्टिंग करने के बिना ही अगर आप उसको इंप्लीमेंट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसके बाद में आता है अप्लाई चेंजेस इन प्रोडक्शन। लास्ट है जो नया सिस्टम आपने मॉडिफाइड सिस्टम तैयार किया है अब उसको आप अप्लाई कर दो। सिंपल है। तो पहला है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, दूसरा है चेंज रिक्वेस्ट, तीसरा है मेकिंग चेंजेस, चौथा है टेस्टिंग और पांचवा है अप्लाई चेंजेस। सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। उसके बाद में आता है एक्सेस सिक्योरिटी। एक्सेस सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि किन किन एम्प्लॉइज को इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक्सेस होगा वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जनरल आईटी कंट्रोल है। अभी तक हमने कौन से जनरल आईटी कंट्रोल पढ़े हैं? एक हमने पढ़ा है डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन, एक हमने पढ़ा है चेंज मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोग्राम चेंज, और अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेस सिक्योरिटी कि किन किन लोगों को इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक्सेस रहेगा, ठीक है, वो हमें को सिक्योरिटी उस पर रखनी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर दैट द एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा, प्रोग्राम्स और डेटा को जो एक्सेस रहेगा वो ऑथेंटिकेटेड रहेगा और ऑथराइज्ड रहेगा टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ताकि कोई फ्रॉड और एरर ना हो, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। अभी एक्टिविटीज क्या है? सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। हमारे एंटिटी के अंदर, हमारे कंपनी के अंदर सिक्योरिटी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सिक्योरिटी का मैनेजमेंट कैसा होगा, कौन सा एम्प्लॉय होगा जो सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उसको कहते हैं सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। सेकेंड है सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या है, ठीक है। थर्ड है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ठीक है। फोर्थ है एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जो आपका इन्फॉर्म सिस्टम है, ठीक है, वो सही तरीके से अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको चेक करने के लिए एप्लीकेशन सिक्योरिटी आ जाता है। उसके बाद में आता है डेटा सिक्योरिटी, जो डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम ने डेवलप किया है वो डेटा सिक्योरली स्टोर किया है या नहीं किया है, वो आता है डेटा सिक्योरिटी। उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी मतलब आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक लिनक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसकी सिक्योरिटी करना उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। उसके बाद में आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। क्या आता है? नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें इंटरनल नेटवर्क और पेरीमीटर नेटवर्क आ जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब जैसे कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरफेस है ना, फिर वो दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से इंटरफेस है, इनके आपस का जो नेटवर्क है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर ही नहीं होगा, उसको कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके बाद में आता है फिजिकल सिक्योरिटी। कोई सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेके खड़ा है नहीं खड़ा है, फिजिकल सिक्योरिटी, नहीं तो क्या होगा, कोई भी आएगा और कुछ भी करके जाएगा। और लास्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिविलेज्ड अकाउंट्स, कि किस किस को उस सिस्टम का एक्सेस है और कौन से ऐसे एम्प्लॉय है जिनको सब चीज का एक्सेस है। तो बेसिकली एक्सेस सिक्योरिटी में एक्टिविटीज क्या क्या है? सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर, सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या है, सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फिजिकल सिक्योरिटी। सिंपल है ना। इसको आप 2-4 बार हम लोग इसको कर लेंगे। देखो लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो तो नेटवर्क सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी तो हमको पता है क्या है, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी और एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये तीनों भी रिलेटेड पॉइंट है। तो एप्लीकेशन, डेटा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 3 एक पॉइंट हो गए। फिजिकल और नेटवर्क सिक्योरिटी, ये एक पॉइंट हो गया। और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये एक पॉइंट हो गया। तो 3 क्लस्टर में आपके पॉइंट खत्म हो जाते हैं। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको हम लोग हमारे कंपनी में खरीदेंगे कैसे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हमने इसके पहले ये पढ़ा कि मॉडिफाई कैसे करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं कि उसको एट द वेरी फर्स्ट टाइम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो एप्लीकेशन सिस्टम जो है उसका एक्विजिशन, उसका डेवलपमेंट और उसका मेंटेनेंस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर दैट द सिस्टम्स आर डेवलप्ड, कॉन्फिगर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। जो आपके सिस्टम्स है उसको डेवलप किया है
कॉन्फ़िगर किया है, इम्प्लीमेंट किया है, ताकि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सके। ठीक है, अब आता है आपका एक्टिविटीज। एक्टिविटी क्या है? ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उनका ओवरऑल मैनेजमेंट करना, कि भी मान लीजिए अभी डेवलपमेंट मतलब क्या है, बहुत सारी कंपनी ना अपना खुद का एप्लीकेशन सिस्टम डेवलप कराती है। एप्लीकेशन सिस्टम बोलो, इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलो, ये सब आपस के एक जुड़े मिले जुले वर्ड्स है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अपना खुद का डेवलप करवाती है अपने हिसाब से, कस्टमाइज तरीके से। तो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपका एप्लीकेशन सिस्टम जो डेवलप हो रहा है ना, उसका ओवरऑल मैनेजमेंट करना यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन। ठीक है, प्रोजेक्ट को इनिशिएट कौन करेगा, ठीक है, कौन उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेगा, कौन उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड डिजाइन। उस प्रोजेक्ट का डिजाइन कौन करेगा, उसको एनालिसिस कौन करेगा कि हमको कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, किस तरीके का हमको एप्लीकेशन सिस्टम चाहिए। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसका अब हो गया, हमने एप्लीकेशन सिस्टम बना लिया, एनालिसिस कर लिया, डिजाइन बना लिया, कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, इसका बनाएगा कौन इसको एक्चुअली। उसके बाद में टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस बन गया, अब उसका टेस्टिंग कौन करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस कौन करेगा। डेटा कन्वर्जन, जो पुराना सिस्टम है उसे नए सिस्टम में डेटा कन्वर्ट कैसे करोगे, पहले हम लोग मैन्युअली अकाउंट करते थे, अब उसको ऑटोमेटेड अकाउंटिंग कैसे करोगे। गो लाइव डिसीजन, गो लाइव डिसीजन मतलब कब आप डिसाइड करोगे कि हाँ अब हमको ये एप्लीकेशन सिस्टम को अब हमको मेन फ्रेम में इंस्टॉल करना है और अब इस पे काम चालू करना है, उसको कहते हैं गो लाइव, मतलब लाइव कर देना। और लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग, जो एम्प्लॉयज उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो भी आपने काम किया उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में कोई उसको रेफर करे तो उसको काम है ना। तो एप्लीकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट, एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस, ये हमारा 4th आईटी कंट्रोल है। उसका ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर दैट सिस्टम आर डेवलप्ड, कॉन्फिगर्ड एंड इंप्लीमेंटेड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। उसमें एक्टिविटीज क्या क्या है, उसमें एक्टिविटीज है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद में मतलब जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उनका ओवरऑल मैनेजमेंट कैसे होगा, तो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, एनालिसिस एंड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, गो लाइव डिसीजन, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग और डेटा कन्वर्जन। तो ये एकदम सीक्वेंस में है, आप सीक्वेंस में इसको लर्न करना और सीक्वेंस में इसको लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जनरल आईटी कंट्रोल्स खत्म हो जाते हैं। अब हमारे लास्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे, दिस इज नथिंग बट हाउ यू विल ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। यस, सो अभी हम लोग हमारे लास्ट पार्ट के ऊपर है जो ऑडिट अप्रोच बताता है। ऑडिट अप्रोच मतलब कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आपका ऑडिट का अप्रोच क्या रहेगा, वो ये पॉइंट है। सबसे पहला है रिस्क असेसमेंट, कि ये रिस्क को असेस करना कि भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का यूज करने से क्या क्या रिस्क है। सेकेंड है अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट, कि जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं वो कितने सही है, क्या है। फिर उसके बाद में आता है टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, कि वो कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सारे रिपोर्ट्स बराबर है या नहीं है। और लास्ट होता है रिपोर्टिंग। तो ये बेसिकली ऑडिट अप्रोच है जो क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे पहला है रिस्क असेसमेंट, कि भाई रिस्क असेसमेंट कैसे होगा। चलो, उसमें है आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट अकाउंट एंड डिस्क्लोजर। आपके बैलेंस शीट पीएनएल में जितने भी सिग्निफिकेंट आइटम्स है, जैसे कि लोन हो गया, इक्विटी हो गया, ये सब सिग्निफिकेंट अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लो। और सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर अगर कोई किए होंगे, लाइक कंटीजेंट लायबिलिटी हो गया, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर होगा तो वो आइडेंटिफाई कर लो, सबसे फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव कंसिडरेशंस क्या क्या है, क्वालिटेटिव कंसिडरेशंस क्या क्या है, मतलब कि भी कितने अमाउंट तक आप उसको मटेरियल मानोगे, कितने अमाउंट से नीचे से उसको आप इमटेरियल मानोगे। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंसिडरेशंस भी आप डिसाइड कर लो। उसके बाद में आता है रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रेलेवेंट जो भी असर्शंस है वो क्या क्या है। असर्शन मतलब स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रेलेवेंट असर्शन क्या क्या है वो आप आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई लाइकली सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट, कहाँ पे मिस स्टेटमेंट हो सकता है वो आप आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद आता है कंसीडर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम का यूज करने से क्या क्या रिस्क अराइज हो सकता है वो आप कंसीडर कर लो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है आपके ऑडिट अप्रोच में, बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। उसमें वो क्या बोलता है, हमको क्या क्या लर्न करना है। सबसे पहले सिग्निफिकेंट अकाउंट और डिस्क्लोजर्स क्या क्या है, क्वांटिटी और क्वालिटी एस्पेक्ट क्या क्या है, रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन क्या क्या है, लाइकली सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या क्या है, और कंसीडर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम का इस्तेमाल करने से क्या क्या रिस्क है वो आपको कंसीडर करना है। तो ये 5 आपके बेसिकली रिस्क असेसमेंट में 5 ये आपके ऑडिट अप्रोच है। ठीक है, उसके बाद में आता है अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट। ये क्या है, डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस
ठीक है, जो भी आपका क्लाइंट है उसके बिजनेस प्रोसेसेस का जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग है उसको डॉक्यूमेंट कर लो, ठीक है, क्योंकि सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपको उसका बिजनेस समझना है। उसके बाद आता है प्रिपेयर रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स। रिस्क और कंट्रोल मैट्रिक्स बना लो कि क्या क्या रिस्क है और उनसे एसोसिएटेड क्या क्या कंट्रोल्स है, ठीक है, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स है। उसके बाद में आता है अंडरस्टैंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स बाय परफॉर्मिंग वॉक थ्रू ऑफ एंड टू एंड प्रोसेस। इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन समझो, कैसे समझोगे, आपको खुद उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। लाइक बायोमेट्रिक डिवाइस है, ठीक है, उस वो एक इंटरनल कंट्रोल है कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो उस पर नजर रखते हैं, राइट। तो आपको खुद से एज एन ऑडिटर जाना चाहिए, बायोमेट्रिक डिवाइस पे आपको अंगूठा रखना चाहिए और देखना चाहिए कि वो एक्चुअली कैसे काम कर रहा है, उसका डेटा कहाँ पे जा रहा है, फिर जो जहाँ पे वो डेटा जा रहा है वो वहाँ पे बैठा हुआ एम्प्लॉय कैसे उस डेटा को यूज कर रहा है, कैसे चेक कर रहा है कि कौन ऑथोराइज्ड है कौन अनऑथोराइज्ड है। तो आपको एंड टू एंड पूरा वॉक थ्रू करना चाहिए प्रोसेस का। तो अंडरस्टैंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल बाय परफॉर्मिंग वॉक थ्रूज ऑफ एंड टू एंड प्रोसेस। उसके बाद में आता है प्रोसेस वाइड फॉर एंटिटी लेवल कंट्रोल्स सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, कैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो रहा है, ठीक है, एंटिटी लेवल पे क्या ये कंट्रोल्स है वो आपको देखना चाहिए। और लास्ट है आईटी जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। हमने जनरल कंट्रोल्स ऊपर देख ली है, ठीक है, 4 जनरल कंट्रोल में ऊपर देखे तो वो भी आपको समझने चाहिए। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट क्या था, पहला था रिस्क असेसमेंट, सेकंड था अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट। उसमें फर्स्ट है बिजनेस प्रोसेस जो एंटिटी का है उसको आपका डॉक्यूमेंट करना है, आपको रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स को प्रिपेयर करना है, क्या क्या रिस्क और क्या क्या एसोसिएटेड कंट्रोल है, अंडरस्टैंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल एंड परफॉर्म वॉक थ्रू एंड टू एंड, कंट्रोल का डिजाइन समझो और एंड टू एंड वॉक थ्रू परफॉर्म करो, ठीक है, एंड आईटी जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन जनरल कंट्रोल्स, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद में आता है टेस्टिंग फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है, अब कंट्रोल से देख लिया, अब कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसको आपको देखना पड़ेगा ना। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, असेस नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग। किस तरीके से कंट्रोल टेस्टिंग करोगे, कितने समय तक कंट्रोल टेस्टिंग करोगे, कितने हद तक कंट्रोल टेस्टिंग करोगे, वो आप पहले असेस कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है असेस रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा एंड कंप्लीटनेस ऑफ पॉपुलेशन। जो भी आपका सोर्स डेटा है कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए वो सही है या नहीं है, रिलायबल है नहीं है, वो आप देख लो। टेस्टिंग ऑफ की रिपोर्ट्स एंड स्प्रेडशीट्स, जो भी आपकी कंपनी में आपके क्लाइंट की कंपनी में जो भी की रिपोर्ट्स है उनका आपको टेस्टिंग करना चाहिए, ताकि वो की रिपोर्ट अगर सही है तो आपको कॉन्फिडेंस हाई रहेगा कि हाँ चलो इस कंपनी में सब कुछ सही है। उसके बाद आता है सैंपल टेस्टिंग, ठीक है, जो भी आपने सैंपल निकाला है उसको आपको टेस्ट करना है। उसके बाद में आता है कंसीडर कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टाफ टीम परफॉर्मिंग कंट्रोल टेस्टिंग। जो भी आपकी टीम कंट्रोल टेस्टिंग परफॉर्म कर रही है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, कॉम्पिटेंट है या नहीं है, आप वो देख लो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस जो है, टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस जो है, इसके अंदर हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा। अभी तक हमने ऑडिट अप्रोच में क्या पढ़ लिया, रिस्क असेसमेंट, अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट। अब टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हमने क्या पढ़ा, पहले तो असेस कर लो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग। उसके बाद हमने एक पढ़ा कि आपकी जो टीम है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, इंडिपेंडेंट है नहीं है, वो देख लो, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि की रिपोर्ट्स और स्प्रेडशीट जो उसका टेस्टिंग कर लो। फिर हमने पढ़ा कि जो सोर्स डेटा है वो रिलायबल है या नहीं है, वो असेस कर लो। उसके बाद में सैंपल टेस्टिंग, जो आपने सैंपल निकाला है उसको कंप्लीटली पूरा टेस्ट करो, ठीक है, बहुत सिंपल से पॉइंट है। चलो उसके बाद में लास्ट आता है आपका रिपोर्टिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग में क्या है, इवैल्यूएट कंट्रोल डेफिशिएंसीज। अभी जो भी आपने टेस्टिंग करी इसके पहले स्टेप में, उसमें जो भी आपको डेफिशिएंसीज मिली है उनको इवैल्यूएट करो कि वो कितनी बड़ी डेफिशिएंसी है, ठीक है। इवैल्यूएट कंट्रोल डेफिशिएंसीज, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज एंड मटेरियल वीकनेसेस। क्या क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है, क्या क्या मटेरियल वीकनेसेस है, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। रेमिडिएशन ऑफ कंट्रोल वीकनेसेस, जो आपके इंटरनल कंट्रोल में जो वीकनेसेस है उनको रेमिडी कैसे करें, उनको ठीक कैसे करें, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और उसके बाद में आता है ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, कि आपको ऑडिटर्स रिपोर्ट बनानी है और मैनेजमेंट को देनी है। फिर एक है इंटरनल कंट्रोल मेमो या फिर मैनेजमेंट लेटर, जिसमें आप लिख के देते हो कि हमको ये डेफिशिएंसीज मिली है। तो रिपोर्टिंग में क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट कंट्रोल डेफिशिएंसीज, मटेरियल वीकनेसेस, ठीक है, रेमिडिएशन ऑफ कंट्रोल वीकनेसेस, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, ये आपका 4th पॉइंट हो गया। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। इसमें हमने सारे मेजर टॉपिक्स जो है जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है वो कवर किया है। इसके अलावा भी जो टॉपिक्स है वो स्टडी मैट में है, आप स्टडी मैट में जाके इसको कवर कर लो। इस चैप्टर को हम थोड़ा सा लिमिटेड वे में कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू मेंटेन द रिटेंशन पावर, बिकॉज थोड़ा सा ये आईटी वाला चैप्टर है। इसके लिए हम 13 चैप्टर्स में से चैप्टर 6 को थोड़ा सा कम वेटेज देते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने इसको इतने में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। ये सारा पॉइंट हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टडी मैट को आप एक बार देख लेना।